हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको 3-4 थ्योरम्स करवाई थी एक ही लेक्चर में। अब उन्हीं में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक थ्योरम और है अपनी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा अपना, और वो है आपकी थ्योरम नंबर 4.13 जो कि राजस्थान 2000, 2012 और 19 में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और आपको याद हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम कि ए और बी दो अलग अलग अवयव। तो मैं आपसे कहूंगा कि वो जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप एक बार देख लें और उसका यूज किस तरीके से करना है उसको अपन आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और समझते चलिए। थ्योरम हमसे ये कह रही है कि यदि फलन f संवृत अंतराल ए बी में संतत है, मतलब कोई फंक्शन f है, फलन f है जो किसी संवृत अंतराल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। ठीक है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो टूट नहीं रहा है। एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है ना, शुरुआती बिंदु ए और जो आखिरी बिंदु बी है, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। मतलब ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है। तो फलन f उस अंतराल में एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। ठीक है, कि सिर्फ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एटलीस्ट वंस इन ए कॉमा बी। कि कहना क्या चाह रहा समझिएगा, ध्यान सुनो। जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट कौन सा है, बी है हमारा। ठीक है, ए पॉइंट से ग्राफ ने बनना चालू किया और बी पॉइंट तक ग्राफ हमारा बनता चला गया। ठीक है, और यहां मैंने इसको देखा तो जो ये वाली थी पॉइंट, ये पॉइंट हमारा बी ले लिया मैंने। ये जो पूरी की पूरी है ये है एफ बी, और यहां मैंने जो लिया ये पूरा का पूरा क्या है, एफ ए। ठीक है, और इसके संगत यहां बिंदु मिल रहा है कौन सा, ये वाला, तो एफ ए, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां एक पॉइंट मिल रहा है मुझे कौन सा, एफ बी। यहां तक कोई दिक्कत कि सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत है, तो ये जो क्लोज इंटरवल ए बी बन रहा है इसमें एफ आपका क्या, कंटिन्यूअस है। देखो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ टूट नहीं रहा है बिल्कुल भी। और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, एफ ए की जो वैल्यू है और एफ बी की जो वैल्यू है दोनों नॉट इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। फंक्शन f उस अंतराल में एफ ए व एफ बी के मध्य, मतलब जो फलन f है, फंक्शन f जो है, ये जो इंटरवल है ना, ये इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी वैल्यू होंगी, जितनी भी छोटी छोटी वैल्यू होंगी, हर वैल्यू पर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी। तो यहां ले रहे हो तो इस पर तो यहां वैल्यू मिल जाएगी, ये ले रहे हो तो इस पर ये वैल्यू मिल जाएगी, ये ले रहे हो तो इस पर ये वैल्यू मिल जाएगी, यहां ले रहे हो तो इस पर ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसमें सब जगह वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी फंक्शन की, इस इंटरवल में यहां पर। ठीक है, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट मैंने सी उठा लिया जिसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है, जिसके संगत जो वैल्यू मिल रही है, मान लीजिए यू मिल रही है। ठीक है, और इसके संगत यहां वो मान मिल रहा है कौन सा, यू वाला। ठीक है, शुरू करें, देखिएगा। प्रूफ क्या करना है कि इसमें जितनी भी वैल्यू है ना, सारी की सारी ए और बी के बीच में, जितने भी ए और बी के बीच में मान है, उन सब मान पर फलन का कुछ ना कुछ मान होगा, कोई भी मान छूटेगा नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं अब, और थ्योरम को प्रूफ करना चालू करते हैं अपन, और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि दिया क्या है। कि सर यह गिवन है हमें कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, मतलब एफ ए नॉट इक्वल टू क्या है, एफ बी है, कि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। और जब एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, जब हमारे एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, तो इसका सिंपल सा जो लॉजिक निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि या तो एफ ए एफ बी से बड़ा होगा या एफ ए एफ बी से छोटा होगा। यहां देखिए एफ बी बड़ा है एफ ए से, भाई दो चीज इक्वल नहीं है तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक चीज उनमें से बड़ी होगी और एक चीज छोटी होगी। तो यह दो सिचुएशन बनती है इंप्लाइज करके, या तो एफ ए बड़ा होगा एफ बी से, या और एफ ए छोटा होगा किससे, एफ बी से। दो सिचुएशन निकल के आती हैं, या तो एफ ए बड़ा होगा एफ बी से, या एफ ए छोटा होगा एफ बी से। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ एफ ए छोटा है और एफ बी क्या है, हमारा बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, एफ ए और एफ बी, यहां पर एफ ए वैल्यू है, यहां पर एफ बी वैल्यू है, दोनों के बीच में मैंने कोई वैल्यू क्या मान ली, यू मान ली। ठीक है, देखोगे अब माना एफ ए व एफ बी के मध्य, माना एफ ए व एफ बी के मध्य कोई मान यू है, एफ ए और एफ बी के मध्य कोई मान यू है। लेट, इंग्लिश मीडियम में लिखना, लेट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू यू, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी।
एफ ए और एफ बी के मध्य में कहीं ना कहीं बीच में इसमें है, कौन सी वैल्यू है वो हमारी यू है, कहीं ना कहीं है वो, पता नहीं कौन सी है, इसके बीच में कहीं भी है, मैंने मान ली। ठीक है, तो इसके बीच में तो कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी सर, एफ ए ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन एफ बी। अरे एफ ए और एफ बी के बीच में रखनी है ना, तो एफ ए और एफ बी के बीच में आएगी तो यू ही तो आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखोगे और एफ ए लेस देन यू लेस देन एफ बी, ऐसा बनेगा। या तो बनेगा एफ ए ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन एफ बी, या बनेगा एफ ए लेस देन यू लेस देन एफ बी हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट, और इसको दे दी इक्वेशन नंबर मैंने कितनी, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं, आगे देखिएगा। अब u यदि मिला है, देखो सुनो एक चीज ध्यान रखना, u कहाँ मिला है, किस तरह फंक्शन के लिए मिला है, u जो मिला है फलन के लिए मिला है, u मिला है इस पे, तो जब u आपको इस ग्राफ पे मिल रहा है तो इसके संगत कोई ना कोई तो पॉइंट c होगा। भाई u यदि मिल रहा है, जैसे a है, a पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, fa, जो कि यहाँ है। b पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, b पॉइंट के संगत फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fb, जो कि यहाँ है। ऐसे u यदि कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू है, या ग्राफ पे हमें कोई u मिल रहा है, तो किसी ना किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, c के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि यहाँ जो ये u मिला है, for u there exists c belongs to a comma b, there exists c belongs to a comma b such that fc equal to u, मतलब c पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, u आ रही है। अगर मैं दिखा दूं कि ऐसा आ जाता है कि हर c पॉइंट के लिए u है, अगर मैं ऐसा दिखा देता हूं कि c पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू u है, तो c पॉइंट ये कहीं भी हो सकता है, कि यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है ना। जब ये c कहीं भी हो सकता है तो इसके लिए u भी क्या है, कहीं भी हो सकता है, इसके लिए u भी क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा, यही मुझे प्रूव करना है। अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं कि लेट ए फंक्शन, मैं एक नया फलन परिभाषित कर रहा हूं कि माना एक नया फलन, माना एक फलन, कौन सा मान लिया मैंने, कि सर मैंने फलन मान लिया gx, क्या मान लिया मैंने gx, और वो मैंने क्या मान लिया, fx माइनस यू मान लिया। gx मैंने क्या मान लिया, fx माइनस यू मान लिया। ठीक है, एक अपनी मन से माना वो फलन है gx। ठीक है, जो मैंने क्या मान लिया, fx माइनस यू। अच्छा, तो ga क्या होगा, कि सर ga हो जाएगा fa माइनस का u, ga क्या हो जाएगा, fa माइनस का u। अच्छा, gb क्या हो जाएगा, कि सर gb हो जाएगा fb माइनस का u, gb क्या हो जाएगा, fb माइनस का u। यहां तक कोई दिक्कत, कि सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। कंडीशन फर्स्ट डाली मैंने, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कौन सा सर, ये वाला। ठीक है, क्या है ये, कि सर ये है fa इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन fb। ठीक है, क्या है ये, fa इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन fb। ठीक है, और ga gb ये रहे, gx हमारा ये रहा। ठीक, अब एक चीज नोटिस करिएगा, यदि इस सिचुएशन में मैं u को इधर लाता हूं तो इंप्लाइज करके मुझे दो चीजें मिलेंगी, fa माइनस का u ग्रेटर देन 0, मैं u को उठा के इधर ले आया। यदि इस u को उठा के मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है, यदि इस u को उठा के इधर ले जाता हूं तो 0 ग्रेटर देन fb माइनस का u, मतलब ये आ गया fb माइनस का u लेस देन 0, यही तो आया है। अरे u यदि उठ के इधर जाएगा तो fb माइनस का u होगा और वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब ये 0 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि fa माइनस का u तो 0 से बड़ा है और fb माइनस का u 0 से छोटा है। अब fa माइनस u क्या था, कि सर ga था, तो इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे, कि सर ga बड़ा है किससे, 0 से, एंड gb छोटा है किससे, 0 से। भाई ga तो बड़ा है किससे, 0 से, और ga छोटा है किससे, 0 से, तो इंप्लाइज करके आप क्या लिखोगे, कि जो ga इंटू gb है, ga इंटू जीबी, ध्यान से सुनिएगा। अब ga यदि 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, gb यदि 0 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव है। ga यदि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, gb यदि 0 छोटा है तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, सर माइनस ही आएगा, माइनस मतलब 0 से छोटा आएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, जिसको आप बॉक्स में बंद करके लिख लेना। जो मैंने समझाया तो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल काम किया, कोई खास काम मैंने किया नहीं। मैंने fa नॉट इक्वल टू एफ बी क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो fa नॉट इक्वल टू एफ बी मतलब fa एफ बी के बराबर नहीं है। यदि fa एफ बी के बराबर नहीं है तो या तो fa बड़ा होगा या fa छोटा होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, fa और fb के मध्य कोई मान मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, तो fa के यहाँ पर u लगा दिया बीच में और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, u लगा दिया बीच में। ठीक, फॉर u देयर इज ए सी सच दैट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ सी इक्वल टू, यदि ये वाली चीज मैं प्रूव कर देता हूं कि ये जितने भी यू है ना वो सब सी के लिए आ रहे हैं, जितने भी यू सब किसके लिए आ रहे हैं, सी के लिए आ रहे हैं, कि सब सी यहां हुआ तो भी यहां कुछ मिलेगा, सी यहां हुआ तो भी कुछ मिलेगा, सी यहां हुआ तो भी कुछ मिलेगा, सी यहां हुआ तो भी कुछ मिलेगा। तो यही कह रहा है
कि एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करता है, मतलब एक बार तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, लेट अ फंक्शन माना एक फलन कौन सा मान लिया जी एक्स, जो कि क्या है एफ एक्स माइनस यू है, ठीक। जी ए क्या बनेगा एफ ए माइनस यू, जी बी क्या बनेगा एफ बी माइनस यू। मैंने केस फर्स्ट उठाई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली सिचुएशन, ठीक है, ये वाली। इन दोनों को पकड़ूंगा तो एफ ए माइनस यू किससे बड़ा होगा, जीरो से, क्योंकि यू इधर जाएगा, यहाँ रह जाएगा जीरो। इसको लिखा तो यू उधर जाएगा तो एफ बी माइनस यू लेस देन जीरो, ये लिख दिया। एफ ए माइनस यू को क्या बोला गया है कि सर जी ए बोला गया है। एफ बी माइनस यू को क्या बोला गया है, जी बी बोला गया है। एफ ए माइनस यू जीरो से बड़ा है मतलब जी ए जीरो से बड़ा है, एफ बी माइनस यू जीरो से छोटा है मतलब जी बी जीरो से छोटा है। ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये वाली चीज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया कि सर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब आप एक बार से नोट कीजिए, फिर केस सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं और फिर बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको बताऊंगा मैं। आगे देखिएगा, केस सेकंड उठाते हैं अपन, है ना। और केस सेकंड में सेकंड सिचुएशन अपनी क्या, कि एफ ए इससे छोटा है, यू से छोटा है, और ये छोटा है किससे, एफ बी से, ठीक है। ये वाली सिचुएशन अपन लेकर चल रहे हैं। अब इन दोनों को यदि आप लोगे तो आपके पास मिलेगा सर एफ ए माइनस का यू लेस देन जीरो, एंड इस दोनों को लोगे तो एफ बी माइनस का यू, है ना, और ये बड़ा आएगा किससे, जीरो से, ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा हो गया जी ए लेस देन जीरो, और ये हमारा क्या हो गया, जी बी ग्रेटर देन जीरो। इंप्लाइज करके जी ए इंटू जी बी यदि मैं करता हूं, जी ए इंटू जी बी यदि मैं करता हूं तो लेस देन जीरो ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा आप एक बार, जी ए जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, जी बी जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आने वाला है, जीरो छोटा है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई कि हाँ सर क्लियर हो गई, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे।
अब आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज सिखाई थी और ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपने ये कोई एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक्स और ये क्या है वाई। बहुत ध्यान समझना इस चीज को, है ना, थ्योरम भी है इसके ऊपर है। ये मैंने बनाया एक्स और ये मैंने क्या बना दिया वाई, ठीक है। और यहां से यहां तक ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है। ये शुरुआती बिंदु कौन सा है, ए है, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, ये बी है, ठीक है जी। और ये ए से लेकर बी तक, ये वाला क्या हो गया, एफ ए हो गया, और ये वाला क्या होगा, एफ बी, ठीक है। ए से लेकर बी तक, है ना, फंक्शन एफ क्या कंटिन्यूस है ए बी के उसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। जो फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब बना हुआ है, पूरा का पूरा संतत है, कहीं भी ये टूट नहीं रहा है, ठीक। एफ ए यदि ऊपर है तो एफ ए सर पॉजिटिव है हमारा, हाँ सर, एक्स एक्स से ऊपर है। एफ बी नीचे है तो ये नेगेटिव है एफ बी हमारा, ठीक है। तो एफ ए डॉट एफ बी यदि मैं करता हूं, एफ ए डॉट एफ बी यदि मैं करता हूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सर नेगेटिव, जीरो से कितना आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक। यदि कभी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने बने कि एफ ए डॉट एफ बी जीरो से लेस आ रहा हो, मतलब दो फंक्शन जो है ना एफ ए और एफ बी वो जीरो से छोटे आ रहे होगा, मतलब वो नेगेटिव आ रहा है। अब दो चीजों का गुणनफल नेगेटिव कब आता है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगा वो, कि सर वो नेगेटिव आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन गुणनफल। तो एफ ए वाला पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर बना हुआ है, एफ बी वाला नेगेटिव है क्योंकि नीचे बना हुआ है, ठीक है। यदि कभी सिचुएशन ऐसी बने कि एफ ए वाला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो बीच में एक पॉइंट 100% ऐसा होगा जो इसको क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकलेगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब मैं आपसे पूछूं कि ए बिंदु पर इसकी कितना मान है, सर एफ ए इतनी डिस्टेंस, बी बिंदु पर कितना है, सर एफ बी इसी डिस्टेंस है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, सी। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कि सर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, एक्स को क्या निकल रहा है, काटते हुए निकल रहा है। तो यहां देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो। ये चीज जो मैंने लिखी है वो सही लिखिएगा। मुझे एक बात बताओ, यदि फंक्शन की दो पॉइंट्स पर वैल्यू, यदि फलन की दो बिंदुओं पर मान जो है, एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, तो 100% वो एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को काटते हुए निकलेगा। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जहां एक्स अक्ष को ये काटेगा ना, यहां पर काट रहा है, तो यहां फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक है। तो सी बिंदु ऐसा होगा ओपन इंटरवल ए और बी पर नहीं, ए और बी के कहीं ना कहीं मध्य में, ठीक है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो हमारी आ जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है सर, आ गई। आगे सुनिएगा, क्या सेम सिचुएशन यहां नहीं हो रही कि बाई इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 कौन कौन, कि सर जी ए डॉट जी बी लेस देन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इक्वेशन नंबर 6 में भी आया था, समीकरण नंबर 6 में, समीकरण नंबर 7 में भी ये आया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, जी ए इंटू जी बी करने पर नेगेटिव नंबर आ रहा है, जी ए इंटू जी बी करने पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव बोलते ऋणात्मक, ऋणात्मक कब आता है, कि सर जब दो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। तो एक तो प्लस है और एक क्या है, माइनस, मतलब इनमें से एक तो पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। यदि इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनमें से एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो एक्स अक्ष को काटते हुए निकलेगा, ठीक है। तो लिख दो ना आप कि सर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी जो ए बी में होगा सच दैट कि जो जी सी होगा वो कितना आएगा, जीरो। कि एक पॉइंट तो 100% ऐसा बनेगा जीसी, सी पॉइंट पर जिस पर फलन का मान कितना आएगा, जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि सर जी ए इंटू जे बी क्या है, जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव ही आ रहा है। तो इनमें से एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा। यदि इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो 100% ये कहाँ के निकलेंगे, कि सर एक्स अक्ष को काटते हुए निकलेगा। और जिस पॉइंट पर काटेगा ना एक्स एक्सिस को, ये मैं इससे लिंक कर रहा हूँ इस चीज को, इसको मैं इससे लिंक कर रहा हूं। जिस पॉइंट पर ये काटेगा ना इसको, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये काटेगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मान लिया वो पॉइंट कौन सा है, सी, जिसके लिए जी सी बराबर क्या होगा, जीरो। अच्छा, जी एक्स क्या था, कि सर जी एक्स आपने एक फंक्शन माना था कौन सा, एफ एक्स माइनस का यू, है ना। तो जी एक्स, तो जी सी क्या होगा, कि सर एफ सी माइनस का यू, क्या होगा, एफ सी माइनस का यू। तो एफ ऑफ सी बराबर क्या आ गया, यू आ गया। फॉर ऑल सी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए कॉमा बी में। और यही मुझे प्रूव करना था कि
प्रत्येक वैल्यू को कम से कम एक बार तो प्राप्त करेगा एफ ए और एफ बी के बीच में। तो प्रत्येक वैल्यू मतलब सी पर, हर सी पर, हर एवरी सी पर, इस सी पर, सी कहीं भी हो सकता है, मैं बताया था आपको, उस पर कोई ना कोई वैल्यू तो उसकी जरूर आएगी, और यही हमें उसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमको नोट कीजिए, देखिएगा, और चैप्टर आपका कंप्लीट है यहाँ पे। अब कुछ एक नेक्स्ट चैप्टर में जो छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, है ना, और फिर अपन नई लेक्चर से नई चीज़ शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, और हल्का फुल्का डाउट रहे तो इसको दोबारा देखना, फिर भी रहे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लिखिए। आगे देखिएगा, एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन, अवकलज के बारे में, डेरिवेटिव बारे में, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हो, और आपको इसका मतलब भी पता होगा, और आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि जो अवकलज है ना, उसे 2-3 तरीके से दिखाया जाता है। यदि इसे देखूं तो डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में भी दिखाया जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, और इसको अपन वाई डैश या फिर एफ डैश एक्स की फॉर्म में भी दिखाते हैं। ठीक है, और काफ़ी तरीके से इस अवकलज को दर्शाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है सुनिएगा। जैसे कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है संततता का, कि सर उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, यही तो होता है ना, कि जब जो भी आपको इंटरवल दे दिया, अंतराल दे दिया, उसमें उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ये मीनिंग होता है कंटिन्यूटी का या फिर संततता का। अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी का या फिर अवकलज का सीधा 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 सिस्टम है। देखो, आपने कोई कर्व बना दिया, जैसे यो कोई कर्व बना दिया आपने, ठीक है, इस कर्व के या इस वक्र के हर एक बिंदु पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर, ठीक है, इस कर्व के या इस वक्र के हर एक बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा बनाई जा सके, सीधी सीधी बात है, ये आपको बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा, समझ लेना इसी को। अवकलनीयता का या अवकलज का जो रियल मीनिंग जो है ना, असली में जो मीनिंग है वो यही है कि कोई भी कर्व यदि है, कोई भी वक्र यदि है, ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि हर फंक्शन एक कर्व को डिनोट करता है, हर फलन एक वक्र को दिखाता है। ठीक है, तो कोई भी यदि स्थिति ऐसी हमारे पास बन रही है कि उस कर्व के हर एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट बनाया जा सके, हर कोई भी कर्व है उसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा सके, या किसी वक्र के हर एक बिंदु पर, किसी वक्र के हर एक बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा बनाई जा सके ना, तब तो वो अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है, वरना अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो हो गया इसका रियल मीनिंग। ठीक है, अब इसको लिखते किस तरीके से, सिंपल सा देखो, लिखने का तरीका ये है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब कोई भी अंतराल ए बी है, सपोज कीजिए शुरुआत हुई यहाँ से ए से और खत्म हुआ यहाँ पर, कहाँ पर, बी पर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एफ ए है, और ये हमारा क्या है, एफ बी है, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट सी है जो ए से लेकर बीच के मध्य में है। ठीक है, तो पॉइंट सी पर जो कि ए बी के बीच में कहीं भी है, कोई फंक्शन एफ अवकलनीय कहलाता है, कोई फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। कैसे एग्जिस्ट करे, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ सर समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या समझे आप कि कोई भी फंक्शन एफ है या फलन एफ है, वो अवकलनीय डिफरेंशिएबल कहलाता है किसी पॉइंट सी पर, किसी एक x इक्वल टू सी पर क्या कहलाता है, अवकलनीय डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जहां एफ एक्स तो फंक्शन है, एफ सी है पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू, और एक्स माइनस सी कैसा करे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे या परिमित रूप से विद्यमान हो। क्या हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। ठीक है, लिखिएगा इसे। चलो सर ये तो ठीक है कि आपने ये बता दिया कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी फाइनाइटली एग्जिस्ट करे या परिमित रूप से विद्यमान हो, लेकिन हमने तो पहले दायां अवकलज बायां अवकलज मतलब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव पढ़े थे, वो क्या सीन था उसको भी समझेगा। उसमें देखो होता ही है कि दो तरीके के अवकलज होते हैं, एक तो होता है दायां अवकलज, ठीक है, और ये हमेशा किसी पॉइंट की बात करेंगे, हमेशा एक बिंदु पर परिभाषित होंगे, जिसको बोलते हैं राइट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसमें क्या सीन होता है कि आप उसको दर्शाते हैं किससे, आर एफ डैश ए से। हमेशा ध्यान रखना किसी न किसी एक पॉइंट की बात चलेगी, जैसे x इक्वल टू ए पर चल रहा है तो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर बात चलेगी। फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ठीक है,
आर एफ डैश ए को क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए, राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, दायां अवकलज बिंदु x बराबर a पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट करना चाहिए, ये परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान, परिमित रूप से विद्यमान या फिर एग्जिस्ट होना चाहिए। और बायां अवकलज जो होता है, मतलब लेफ्ट वाला जो होता है, उसका ये होता है कि सर एल एफ डैश ए, फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन कितना, माइनस का h। ये भी परिमित रूप से विद्यमान, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दो चीजें हो गई, एक तो जैसे दाईं सीमा बाईं सीमा थी ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे ही दायां अवकलज बायां अवकलज है, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ साथ दोनों बराबर होने चाहिए, साथ साथ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, तब जाके तो हमारा फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है, वरना अवकलनीय नहीं होता है। एक बात तो ये हो गई। और एक बात सुनो, जैसे कोई फंक्शन हमारा f है, कोई फंक्शन f है जैसे, और वो अवकलनीय है, क्या है वो, अवकलनीय है। अवकलनीय बोले तो डिफरेंशिएबल है वो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली संतत होगा। संतत बोले तो सर कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल में। ठीक है, कोई भी फंक्शन है यदि अवकलनीय है तो निश्चित रूप से क्या होगा, संतत होगा। कोई भी फंक्शन है यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यदि कोई भी फंक्शन f कंटिन्यूअस है, बोले तो संतत है, क्या है भैया, कंटिन्यूअस है, तो वो उसका हमेशा डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। ये बात आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी और सीखी होगी। क्या सीखी, कि सर कोई भी फलन f है या फंक्शन f है, ठीक है, वो यदि अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से संतत होगा, लेकिन वो संतत है तो उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, कोई भी फंक्शन f है, यदि वो डेफिनेटली, यदि कोई फंक्शन f डेफिनेटली यदि वो आपका डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली क्या होगा, कि सर कंटिन्यूस होगा। लेकिन यदि वो कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो बातें आपको बतानी थी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें लिखी, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए, उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 5.02, और ये राजस्थान 2010 में और 14 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपसे कह रहा है कि जो फंक्शन दे रखा है आपको, और x इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूस है, मतलब संतत है, और लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये हमसे कह रहा है ना। सुनिएगा, मतलब कंटिन्यूस दिखाना है और डिफरेंशिएबल नहीं है ये दिखाना है। अवकलनीय कब होता है, सॉरी संतत कब होता है कंटिन्यूस, जब फंक्शन की वैल्यू दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट और बाईं सीमा लेफ्ट हैंड तीनों क्या हो, बराबर हो। तो देखिएगा, सबसे पहले संतता की बात चल रही है, सबसे पहले कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कि सर ये तो 0 ही है। RHL की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की, फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच का मतलब हो गया एफ एच। ठीक है, अब एफ एक्स हमारा ये है, 0 प्लस एच का मतलब 0 से ज्यादा, 0 प्लस एच का मतलब 0 से ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 ये रहा। एफ एच की वैल्यू x की जगह h रख दो, x की जगह क्या रख दो, h, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h साइन 1 अपॉन h। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह तो आ जाएगा 0। ठीक है, साइन 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी होगा। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अब साइन में सब वैल्यू कुछ भी हो, इसकी तो वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगी। मतलब ये तो कितना आएगा, 0 इंटू ये क्या आएगा, -1 से +1 के बीच परिमित राशि, -1 से +1 के बीच कैसी राशि आएगी, परिमित राशि। और 0 से किसी भी राशि को मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को, तो 0 ही आना है, कि फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 लिख देना, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1 एंड +1। भाई ये h तो 0 हो गया, साइन में आप जैसे ही h टेंड्स टू 0 हो गया 1/0 बनेगा, तो साइन इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जैसे ही साइन इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो साइन की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है,
तो -1 से +1 के बीच में होगी, 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h। ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h चाहिए, मतलब 0 माइनस एच मतलब 0 से कम, 0 नहीं है ना, तो ऊपर वाला फंक्शन काम में लूंगा। x की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का h, तो यहां रखो कि सर माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस एच। सेम सिचुएशन -0 इंटू वही -1 से ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है साहब, -1 से +1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू मतलब परिमित मान होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होना है। तो यहां सब फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही कितनी आ रही है, 0 है। सो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, मतलब x बराबर 0 पर फलन f कैसा है, संतत है। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि संतत तो है, कंटिन्यूअस तो है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है, ये दिखाना है मुझे। तो संतत तो मैंने दिखा दिया। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, एक बार नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़े। आगे देखिएगा, संततता की बात हो गई। अब करते हैं किसकी बात, अवकलनीयता की, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंप्लीट लिख लेना आप। तो डिफरेंशिएबल होता कब है, अवकलनीय कब होता है, जब दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अपन निकालते हैं यहां पर क्या, x इक्वल टू 0 पर r f डैश 0, r f डैश 0 फॉर्मूला क्या लिखाया था कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन कितना h, ये तो लिखाया था कि सर f a प्लस h, भाई जिस पॉइंट की बात करता है ना वही पॉइंट ए होता है। तो f a प्लस h माइनस का f a अपॉन h, तो f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h का मतलब f h, f 0 का मतलब 0 आएगा, नीचे h आएगा, कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एच की वैल्यू यहां से रखोगे क्योंकि h ये रहा, h साइन 1 अपॉन h, h साइन 1 अपॉन h माइनस कितना 0 अपॉन कितना h, s से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बना कि सर आर एफ डैश 0 बराबर ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। जैसे ही आप h की वैल्यू 0 रखोगे, यहां रखोगे ना साइन 1 अपॉन 0, तो साइन इन्फिनिटी हो गए। साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के मध्य कोई परिमित मान होगा, -1 से +1 के मध्य कोई क्या होगा, परिमित मान होगा। क्या आपको एग्जैक्ट मान पता है कौन सा है, नहीं पता है, तो सही कोई ना कोई, मतलब फाइनाइट वैल्यू है कोई ना कोई जो कहां है कि सर -1 टू +1 के बीच में, बिटवीन -1 टू +1। तो -1 से +1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो है, लेकिन कौन सी है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब विद्यमान वो पता नहीं है कौन सी है, और जब पता ही नहीं है तो मतलब ये वाला विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो आर एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है, पता नहीं कौन सा है तो सही, लेकिन जाने कौन सा है ये नहीं पता, कोई नहीं बता सकता दुनिया में कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब किसी का दायां अवकलज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बायां करे चाहे नहीं करे उसका मतलब ही नहीं है। आप लिख देना सिमिलरली एल एफ डैश 0 इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये भी विद्यमान नहीं है। और भैया जब विद्यमान ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, पता नहीं कौन सी है, कौन सी पता ही नहीं, उसी को एग्जिस्ट बोल रहे हैं, तो ये अवकलनीय भी नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर फलन f अवकलनीय नहीं है। एट x इक्वल टू 0 फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहां तक आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो सबसे नोट कीजिए
और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जितने भी टॉपिक चल रहे थे कंप्लीट, एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारे टॉपिक इसमें करा दिए जितने होने थे। कुछ एक आध दो है जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन देंगे, जब देख लेंगे उनको, ठीक है। पढ़िए, नोट डाउन कीजिए जितने भी लेक्चर हुए हैं अच्छे से। एक बार मैं तो ये कहूँगा आपको, जितने भी लेक्चर हो चुके हैं ना उन सबको एक बार फिर से देख डालो, शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया आपने, ठीक है, लेकिन फटाफट देख डालो उनको एक साथ, फिर उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।